जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग एक अदिश का सदिश से गुणन के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एक सदिश के घटक के बारे में, कि सदिश का घटक क्या होता है उसके बारे में समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालना है, एक सदिश के घटक। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब ये क्या मतलब है इसका, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। बेसिकली हम लोग को कोई अगर सदिश दिया रहेगा तो उसको तीन कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अगर कोई सदिश दिया हुआ है तो उसको हम लोग तीन कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, और वो किस प्रकार से टूटेगा उसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, या पहले कुछ लिख ही लेते हैं तब जाकर हम लोग डायग्राम पे आएंगे। होता क्या है कि हम अगर एक्स वाई जेड लेते हैं, पहले तीन बिंदु लेते हैं एक्स वाई जेड पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि बिंदु ए, जो ए का निर्देशांक होगा 1,0,0, बिंदु बी 0,1,0 तथा सी नीचे लिख देते हैं 0,0,1 को क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष पर लेते हैं। जेड अक्ष पर है ये जो बिंदु दिया हुआ है, ये जो ए है क्रमशः का मतलब हो गया कि ए जो है एक्स अक्ष पे है, बी जो है वाई अक्ष पे है, सी जो है वो जेड अक्ष पे है। ऐसा बिंदु हम क्यों लिए, थोड़ा सा समझना है इसको। हम पहले एक्सिस बनाते हैं, तीनों एक्सिस यहाँ पे बना रहे हैं। मान लेते ये एक्स है, ये वाई है, इधर जो है वो जेड है। ठीक है, तीनों एक्सिस बना दिए। अब जो एक्स अक्ष पे एक बिंदु लिए है, जिसका मूल बिंदु से दूरी कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, ये दोनों जीरो है, मतलब ये एक्स अक्ष पे है, और यहाँ मूल बिंदु से दूरी 1 दिख रहा है, तो यही बिंदु ए है। ठीक है, और मूल बिंदु का निर्देशांक सबको पता है कि क्या होता है, और ये बिंदु बी होगा, और इधर ये बिंदु सी होगा। सबका यहाँ पे दूरी कितना है, एक है। अब देखा जाए तो अगर ओ ए का दूरी कोई पूछेगा, ओ बी का कोई दूरी पूछेगा, ओ सी का कोई दूरी पूछेगा, तब 1 होगा। अगर ओ ए से एक सदिश बना दे, ओ ए से एक सदिश का निर्माण कर दे, ओ बी से भी एक सदिश बना दे, और ओ सी से भी एक सदिश बना दे, तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। अगर ओ ए सदिश का बात करेंगे तो ओ ए सदिश को यहाँ पर जो ओ ए सदिश बनेगा उसको हम लोग आई कैप से दर्शाते हैं। ऐसा क्यों, इसलिए कि इसका परिमाण कितना है, 1 है। वैसे ही इसलिए आई कैप कब लगाते हैं, जब वो मात्रक सदिश होता है। मात्रक सदिश किसको बोलते हैं, जिसका परिमाण 1 होता है। तो पहले हम परिमाण का ही बात कर लेते हैं। अगर ओ ए का परिमाण का बात करेंगे तो ये कितना है, यहाँ से मूल्य बिंदु से दूरी किसका है, 1 है, तो ये भी 1 है। और ओ बी कितना है, तो ओ बी का परिमाण कितना है, ये भी 1 है। और ओ सी कितना है, तो इसका भी परिमाण कितना है, 1 है। किसी भी सदिश का जब परिमाण 1 होता है तो उसको हम मात्रक सदिश बोलते हैं। तो x के एलोंग जो मात्रक सदिश लेते हैं वो i कैप लेते हैं, जो y के एलोंग लेते हैं मात्रक सदिश वो j कैप लेते हैं, और जो z के एलोंग मात्रक सदिश लेते हैं वो k कैप से हम लोग दर्शाते हैं। तो अब यहाँ पर अगला पॉइंट लिखेंगे, चूंकि OA, OB तथा OC मात्रक सदिश है, इसलिए OA
OB तथा OC को क्रमशः I कैप, J कैप, K कैप द्वारा निर्दिष्ट करेंगे या दर्शाएंगे, लिख सकते हैं। क्या करेंगे? निर्दिष्ट करेंगे, मतलब दर्शाना होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? निर्दिष्ट करते हैं। तो ये OA का मान I कैप से दर्शाया जाएगा, जो कि x के अलावा, ये किसके अलावा है? ये x के अलावा। तो x के अलावा कोई भी डायरेक्शन दिखाना होगा तो देखो मात्रक सदिश का प्रयोग किया जाता है एक दिशा को भी दर्शाने के लिए। तो मात्रक सदिश कोई लिया जाता है तो एक दिशा, स्पेसिफिक दिशा को दर्शाने के लिए लिया जाता है। तो I कैप जो आ रहा है वो x के अलावा आ रहा है, तो x के अलावा कभी भी डायरेक्शन को दिखाना होगा तो किससे दर्शाएंगे? I कैप से दर्शाएंगे। वैसे ही अगर OB को दिखाएंगे तो OB को अगर दर्शाना होगा तो इसके भी, तो इसको किससे दर्शाएंगे? y के अलावा। कोई भी अगर सदिश को दर्शाना होगा y के अलावा तो उसको हम लोग किस तरह से दिखाएंगे? तो j कैप से दर्शाएंगे। उसको किस तरह से दिखाएंगे? j कैप से दर्शाएंगे, ठीक है। और OC का बात करेंगे तो OC को हम लोग k कैप से दर्शाएंगे। इस तरह से ये z के अलावा होगा OC किसके अलावा होगा? z के अलावा होगा। अब तीनों का जो परिमाण है ये पहले से ही पता है कि अगर कहीं पर भी बात किया जाए I J K कैप का परिमाण का तो ये कितना होता है? 1 के बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक सदिश ले रहे हैं और उसका कंपोनेंट को दर्शा रहे हैं। एक सदिश ले रहे हैं और उसके कंपोनेंट को दर्शाएंगे तो कंपोनेंट जो आएगा उसको किस प्रकार से दर्शा सकते, उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सभी को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक से हम लोग समझेंगे, क्लियर समझ में आ जाए कि क्या यहाँ पे हो रहा है। अब देखो जी, फिर से हम एक बार सारा एक्सिस ड्रॉ करते हैं, x y z। ये y हो गया, x हो गया और ये z हो गया। अब एक सदिश ले रहे, सदिश का फॉर्मेशन करेंगे तो सदिश का फॉर्मेशन हम थोड़ा सा अच्छे से दर्शाते हैं, एक क्यूब बना के दर्शाते हैं। इसको समझने में क्या होगा? ज़्यादा आसानी होगा। जिसको समझने में ज़्यादा आसानी होगा तो क्यूब द्वारा दर्शाएंगे। तो अब ये शायद दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर बन चुका है। तो एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बन चुका है। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये स्पेस में है और यहाँ से एक सदिश को दर्शा रहे हैं, यहाँ से एक सदिश को दर्शा रहे हैं, यहाँ से यहाँ। और ये ऑब्वियस है कि स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, जिसको हम R से दर्शाते हैं। और मान लेते हैं कि यहाँ का जो निर्देशांक है वो x y z है। निर्देशांक का मतलब पहले से भी हमको पता है कि x जो है, ये x जो होता है वो अगर x एक्सिस पर लंब डालते हैं तो ये x वाला ये दूरी होता है, और ये y एक्सिस पर जब इससे लंब डालते हैं तो ये y वाला दूरी होता है। जो z एक्सिस पर लंब डालते हैं तो ये z वाला दूरी होता है। तो ये x के लंब दूरी होता है, ये y के लंब दूरी होता है, ये z के लंब दूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग ये मात्रक सदिश को दर्शाने का तरीका एक और अब हम लोग जानेंगे किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो अगर कोई स्पेस में तीनों बिंदु निर्देशांक दिया रहेगा x y z का, तो उस सदिश को दर्शाने का तरीका क्या है? अब देखो ये x के अलावा का दूरी है, ये x के अलावा है ना, तो इसके दूरी को हम लोग क्या दर्शा सकते हैं? x i कैप लिख सकते हैं। अब इसको सदिश के रूप में कैसे दर्शाएंगे? x के अलावा खाली दर्शाना होगा तो x के अलावा को दर्शाना होगा तो उसको x i कैप लिख सकते हैं। इसलिए x के अलावा का दूरी है और उसके दिशा को हम i कैप से दिखाते हैं। और ये y के अलावा की दिशा है, दूरी है, तो इसको y j कैप से दर्शाएंगे। और ये z के अलावा की दूरी है तो इसको हम किससे दर्शाएंगे? z k कैप से दर्शाएंगे। तो इस तरह से हम लोग स्थिति सदिश को दर्शा सकते हैं। यहाँ पर भी r जो है स्थिति सदिश ही है, हम लोग बोल सकते हैं r यहाँ पे क्या है, इसलिए कि इसका प्रारंभिक बिंदु कहाँ पे? प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु पे है, तो ये भी स्थिति सदिश ही कहलाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्थिति सदिश के नाम से जानेंगे। ये स्थिति सदिश है। तो इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं। और जो यहाँ पर x y z होता है यही अदिश घटक कहलाता है। ये क्या कहलाता है?
ये अदिश घटक कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो लिखेंगे यहाँ पर डॉट करके लिखना है x, y, z सदिश r का ये क्या है? अदिश घटक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अदिश घटक या कंपोनेंट भी बोलेंगे। तो अदिश घटक है, इसे याद रखना, इसको अदिश घटक कहते हैं। सदिश घटक भी होता है अगर इसको डायरेक्शन के साथ ले लेते हैं, तो x i कैप को और y j कैप को और z k कैप का सदिश r का ये क्या है? सदिश r का ये सदिश घटक है कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये सदिश घटक कहलाएगा, इसलिए कि इसका डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं, ये सदिश घटक है। कभी कभी घटक पूछता है तो इस रूप में अगर दिया रहेगा सदिश तो हम लोग बता सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से पता चला कि स्थिति सदिश को हम लोग ऐसे भी, अगर किसी बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा तो उसको हम लोग सदिश रूप में ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब अगर सदिश r का परिमाण का बात किया जाए, सदिश r का परिमाण कैसे निकलेगा? तो अब कि परिमाण मतलब अब इसका परिमाण हो गया x i कैप, y j कैप, z k कैप। जब भी घटक के रूप में जब दिया रहता है, इसका परिमाण निकालने का तरीका क्या होता है? अगर इसका परिमाण का बात करेंगे तो पिछले क्लास में भी निकाले थे कि सदिश r का परिमाण क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, जब भी कोई सदिश घटक के रूप में दिया रहेगा तो उसका जो घटक रहेगा उसका स्क्वायर करके जोड़ के रूट ले लेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा? परिमाण निकल के आएगा। तो ये सदिश का परिमाण हो जाएगा, परिमाण निकालने का तरीका हो गया। तो जब भी अब घटक के रूप में ही सदिश ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिलेगा। अब जो सदिश देखने को मिलेगा वो घटक के रूप में ही, कंपोनेंट के रूप में ही हम लोग को ज़्यादातर सदिश देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब चलते हैं कुछ इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे तो जब घटक के रूप में सदिश रहेगा, एक सदिश के घटक, तो घटक के रूप में जब सदिश रहेगा तब उसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पर चर्चा करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला लिखना है कि यदि दो सदिश A तथा B घटक के रूप में ए सदिश को घटक के रूप में ऐसे दिखा देते हैं A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, ये घटक के रूप में दिखा दिए। तथा B सदिश को घटक के रूप में दर्शा देते हैं B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। तो ये सदिश का घटक के रूप में इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और अगर इसको दर्शाना है तो ये x की जगह है, ये y की जगह है और ये z की जगह है। ये भी बात को ध्यान में रखना है। तो इसका पहला जो गुणधर्म आता है, प्रॉपर्टी आता है, वो आता है कि ये सदिश अगर दो घटक के रूप में दिया हुआ है तो इसका योगफल कैसे निकालेंगे। तो एक नंबर में लिखेंगे सदिश a तथा b का योग, सदिश a तथा सदिश b का योग। तो योग करने का तरीका कैसे है? तो सदिश a और सदिश b को क्या करना है? जोड़ना है। पहले दोनों को लिख लेते हैं A1 i कैप, A2 j कैप प्लस A3 k कैप। इसके साथ जोड़ना है B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। देखो जोड़ने का तरीका क्या है, जो समान घटक रहेगा वही उसके साथ जुड़ेगा। जो समान यहाँ पे i है, समान घटक वाला ही एक साथ जुड़ता है। इस बात को ध्यान में रखना है, मतलब i वाला ही i के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे i के आगे क्या है? A1 है, यहाँ पे i के आगे क्या है? B1 है। तो ये एक साथ जुड़ेगा, A1 प्लस B1 i कैप बनेगा। उसी प्रकार से j वाला एक साथ जुड़ेगा, A2 प्लस B2 j कैप बनेगा। उसी प्रकार से A3 प्लस B3 k कैप होगा। तो योग जैसे बताया गया वैसे सेम क्या होगा? अंतर भी निकाला जाता है। तो 2 नंबर देकर लिखना है सदिश
ए तथा बी का अंतर। अब इसको तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, ए और बी का अंतर निकालना, यही करना है ना। जिसको भी समान घटक में से घटाते हैं, मतलब आई वाला के साथ आई वाला को घटाते हैं, तो A1 में से A2 घटेगा तो क्या बचेगा, A1 माइनस B1, A1 माइनस यहाँ पर ये A1 है और यहाँ पर B1 है, तो A1 माइनस B1 आई कैप हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, A2 माइनस B2 जे कैप हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, प्लस A3 माइनस B3 के कैप हो जाएगा। तो समान घटक में से क्या करना है, घटा के निकालना है, घटाने का भी बात होगा। तो कुछ और भी प्रॉपर्टी आता है। ये दोनों सदिश को समान सदिश कब कहेंगे, जब घटक के रूप में रहता है तो दोनों सदिश A तथा सदिश B समान होगा। लिखेंगे सदिश A तथा B समान सदिश है यदि और केवल यदि और केवल यदि ये दोनों समान सदिश तभी होगा जब इसका आई वाला घटक दूसरे के आई वाला घटक के क्या हो, बराबर हो, और दूसरे का जे वाला घटक मतलब A2 बराबर होगा B2 के, और A3 बराबर होगा B3, मतलब आई वाला का घटक आई वाला के साथ बराबर हो, जे वाला का घटक जे वाला के साथ बराबर हो, और के वाला का घटक के वाला के साथ बराबर हो, तभी दोनों सदिश को हम लोग क्या कहेंगे, समान सदिश कहेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। चौथा प्रॉपर्टी लिखना है, यदि या किसी अदिश लेम्डा से सदिश A का गुणन, मतलब क्या करना है, कोई लेम्डा अदिश है, कोई संख्या है जिसमें A का अगर गुणा करना है, मतलब लेम्डा इंटू A करना है, तो उसके सारे घटक में ये क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। मतलब लेम्डा इंटू A1 आई कैप हो जाएगा, प्लस लेम्डा इंटू A2 जे कैप हो जाएगा, प्लस लेम्डा इंटू A3 के कैप हो जाएगा। तो ये सारे घटक में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। जब किसी हम लोग क्या करते हैं, अदिश से गुना करते हैं तब। बात क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं। अब जो है हम लोग को आगे देखना है कि अगर दो सदिश संरेखीय है उसका क्या कंडीशन होगा। तो पांचवा होगा, यदि सदिश A तथा B संरेख हो, तब देखो जब यदि A और B क्या होगा, संरेख होगा, तो ये संरेख तभी होगा जब ये इसका घटक जो होगा, घटक का जो अनुपात होगा A1/B1, तो अनुपात बराबर होगा A2/B2 का अनुपात बराबर होगा A3/B3। तो ये अनुपात जब बराबर होगा किसी एक संख्या के, कोई भी एक लेम्डा और अदिश के एक अनुपात, ये तीनों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये क्या कहलाएगा, A और B संरेख सदिश कहलाएगा। तो ये संरेख सदिश चेक करने का तरीका है, बोल सकते हैं संरेख सदिश का ये क्या है, कंडीशन है। अब आते हैं, जब घटक के रूप में रहेगा तो हम लोग किसी भी सदिश का दीर्घ अनुपात किसको कहेंगे, किसी भी सदिश का दीर्घ अनुपात किसको कहेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। यदि सदिश A बराबर A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप है, तो सदिश A का या A के दीर्घ अनुपात क्या होगा,
अनुपात दीर्घ अनुपात A1 A2 A3 होगा। और कोई सदिश दिया हुआ है घटक के रूप में तो उसका दीर्घ अनुपात कौन होगा, तो जो उसका घटक होगा वही क्या बन जाता है, दीर्घ अनुपात बन जाता है। लेकिन दीर्घ कोसाइन का थोड़ा सा केस अलग हो जाता है। पहले उसको हम मात्रक सदिश निकालते हैं और मात्रक सदिश जब बन जाता है तो देखो किसी भी सदिश का मात्रक सदिश बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी सदिश का अगर हम लोग बात करेंगे कि मात्रक सदिश में बदलना है तो कैसे निकलेगा। अगर हम a का मात्रक सदिश निकालते तो a कैप होता है बराबर सदिश a बटे a का परिमाण लिखते हैं, यही करते हैं ना। इसका सबसे पहले मात्रक सदिश निकालते हैं। तो किसी मात्रक सदिश पता रहेगा तभी जाके उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दीर्घ अनुपात लिख सकते हैं। तो अब दीर्घ अनुपात दीर्घ कोसाइन लिख सकते हैं। अब देखो a सदिश तो पता है, a का परिमाण भी पता है, तो a सदिश है a1 i कैप b1, इसको a1 b1 c1 लिख लिए थे, चलो ठीक है। यहाँ पर गलत कुछ लिख दिए थे, यहाँ पर a2 लिख लेना है और यहाँ पर a3 लिख लेना है, सॉरी यहाँ पर a2 बना लेना है और यहाँ पर a3 बना लेना है। तो सदिश क्या है, तो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप बटे रूट अंडर परिमाण कैसे निकालता था, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि उसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a कैप क्या निकल के आएगा, i का घटक क्या निकल के आएगा, a1 बटे रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ध्यान से लिखना है, i कैप लिखने में गलती नहीं होना चाहिए। a2 बटे रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 के स्क्वायर, j कैप प्लस a3 बटे रूट अंडर a1 के स्क्वायर प्लस a2 के स्क्वायर प्लस a3 के स्क्वायर k कैप। अब जो मात्रक सदिश का घटक होता है ना वो क्या बन जाता है, दीर्घ कोसाइन होता है। तो मात्रक सदिश का जो घटक होता है, मात्रक सदिश का घटक दीर्घ कोसाइन होता है, कोसाइन होता है। तो देखो मात्रक सदिश रहेगा तब उसका घटक क्या कहलाएगा, दीर्घ कोसाइन कहलाएगा। लेकिन नॉर्मल कोई भी सदिश रहे तो उसका जो घटक होता है वो क्या होता है, दीर्घ अनुपात होता है, ठीक। यहाँ से दीर्घ कोसाइन क्या निकल के आएगा, दीर्घ कोसाइन को LMN से दिखाते थे। L का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 बटे रूट अंडर a1 के स्क्वायर प्लस a2 के स्क्वायर प्लस a3 के स्क्वायर, कोमा m बराबर a2 बटे रूट अंडर a1 के स्क्वायर प्लस a2 के स्क्वायर प्लस a3 के स्क्वायर, कोमा LMN होता है तो n बराबर a3 बटे रूट अंडर a1 के स्क्वायर प्लस a2 के स्क्वायर प्लस a3 के स्क्वायर। बात समझ में आया। तो अगर कोई नॉर्मल सदिश दिया हुआ है तो उसका घटक जो होता है वही दीर्घ कोसाइन हो जाता है, दीर्घ अनुपात हो जाता है। लेकिन जब मात्रक सदिश दिया रहेगा जिसका परिमाण 1 होता है तो उसका जो घटक होता है वो दीर्घ कोसाइन बनता है। बात ध्यान में रहेगा। तो बस इसी बात को ध्यान में रखना है सभी को कि अगर मात्रक सदिश रहेगा तो उसका जो घटक होगा वो दीर्घ कोसाइन बनेगा और नॉर्मल जो सदिश रहेगा उसका जो घटक होगा वो दीर्घ अनुपात बनता है। बस ध्यान में रहेगा, इस बात को ध्यान में सभी को रखना भी है। तो ये सारे गुण थे घटक सदिश का। अब इसके बेसिस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्वेश्चन हो सकता है। बातें हैं, चर्चा करते, एक क्वेश्चन जरूर लेंगे, उसके बाद इस क्लास को ख़त्म करेंगे। उसके बाद एक एग्जाम्पल सबसे पहले ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से लेंगे, तो हम पढ़े थे हम लोग, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है।
थोड़ा सा वेट कर लें। एग्जाम्पल 4 है, इस एग्जाम्पल 4 को लेते हैं, देखते हैं क्या पूछा हुआ है। में पूछा है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। कब? जब ये दोनों सदिश जो दिया हुआ है वो कैसा सदिश है? तो समान सदिश है, तब एक्स वाई जेड का मान हम लोग को निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो अभी हम कंडीशन थोड़ा देर पहले ही बताए, जब दो समान सदिश होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है। तभी थोड़ा देर पहले बताया कि हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, चूँकि ए तथा बी समान सदिश है, समान सदिश का कंडीशन होता क्या है? तो उसका जो घटक होता है ना, जो इसका आई वाला घटक होगा, इसके आई वाला घटक के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका जो जे वाला घटक होता उसको जे वाला घटक के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो के वाला घटक होते हैं वो के वाले घटक के बराबर होते हैं। घटक का मतलब जो आई जे के के आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आई के आगे x लिखा हुआ है तो इसका घटक x है, और यहाँ i के आगे 2 लिखा हुआ है तो इसका घटक 2 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पर j के आगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे j के आगे y है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। और यहाँ k के आगे z है और यहाँ पर k के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और जब कुछ भी नहीं रहता है तो क्या होता है? 1 छिपा हुआ रहता है, तब 1 हो गया। तो यहाँ से क्या निकल गया है? x बराबर 2, y बराबर 2 और z बराबर कितना आ गया? 1। तो यही एक्स वाई जेड का मान पूछा हुआ था, तो बस तुरंत इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आ गया। एक्स वाई जेड का मान कितना आ गया? 2 2 1 हो गया। ठीक, इसमें अभी हम लोग का बहुत सारे एग्जाम्पल करना है, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।